सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेल पिगियन बॉडी। देखिए, आज हम मेल पिगियन बॉडी के बारे में स्टडी करने वाले हैं और हमारा जो ये मेल पिगियन बॉडी का टॉपिक है, ये प्रीवियस लेक्चर का ही क्या है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है, देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में भी मेल पिगियन बॉडी के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था, और उसी प्रीवियस लेक्चर को आज हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये मेल पिगियन बॉडी जो है वो कहते किसे हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो नेफ्रॉन होता है उसका एक टिपिकल डायग्राम बताया था, और उसी लेक्चर में हमने जो है नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स को भी क्या किया था, डिस्कस किया था। नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स के बारे में आपने देखा था। मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट यही मेल पिगियन बॉडी या मेल पिगियन काय होते हैं। अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो ये क्या होता है, पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं उसे। उसके बाद जो है पीसीटी के बाद जो है एलओएच, पीसीटी जो है ओपन किस में होता है, पीसीटी से पहले भी एक नेक वाला पार्ट होता है जो कि बहुत जो है शॉर्ट होता है, बहुत ही छोटा पार्ट होता है, छोटा हिस्सा होता है नेफ्रॉन का, जो कि मेल पिगियन बॉडी और किसके बीच में होता है, मैंने कहा जो कि मेल पिगियन बॉडी और पीसीटी के बीच में नेक वाला पार्ट भी होता है। नेक वाला पार्ट जो है वो ओपनिंग शो करता है पीसीटी में, जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका। और उसके बाद हमने ये देखा था कि वो ओपनिंग शो करेगा लूप ऑफ हेनले में, और लूप ऑफ हेनले की जो आरोही या फिर असेंडिंग लिम्ब है वो ओपनिंग शो करते हैं आगे डीसीटी में, जिसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, यही आगे जा करके जो है ओपन्स होते हैं, अपने सिक्रेशंस को पावर करते हैं किसके अंदर, मैंने कहा कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था। तो मैंने जो डायग्राम आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उस डायग्राम में हमने मेल पिगियन बॉडी के बारे में स्टडी किया था। तो मेल पिगियन बॉडी को हम वन मोर टाइम थोड़े बहुत स्पेसिफिक पॉइंट रिवाइज करते हैं, और उसका जो है एक एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो एनाटॉमी होती है, उसकी जो हिस्टोलॉजी है, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड लॉट्स ऑफ कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेल पिगियन बॉडी होता है स्टूडेंट, ये जो है किस पार्ट से बने होते हैं, कितने पार्ट से बने होते हैं। देखिए मेल पिगियन बॉडी को क्या कहा जाता है, मैंने आपको कहा था इसे ही कहते हैं रिनल कप सेल्स। क्या कहते हैं इसे ही कहा जाता है रिनल कप सेल्स। और ये जो रिनल कप सेल्स होता है इसे हम कहते हैं व्रकीय कणिकाएँ। क्या कहते हैं, व्रकीय कणिकाएँ कहते हैं। और रिनल कप सेल्स जो हैं वो बने किससे होते हैं, मैंने कहा रिनल कप सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ पर रिनल कप सेल्स में जो या फिर मेल पिगियन बॉडी में जो फर्स्ट पार्ट है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बॉमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया बॉमन्स कैप्सूल, और इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे ग्लोमेरुलस भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या, मैंने कहा यहाँ पर जो है बॉमन्स कैप्सूल के साथ साथ ग्लोमेरुलस वाला पार्ट भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये दोनों पार्ट मिलकर ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, रिनल कप सेल्स, जिसे मेल पिगियन बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी में हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या स्टडी करना है कि ये जो ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल है, इसका हम एक डायग्राम स्टडी करने वाले हैं। उस डायग्राम में मैं आपको ये बताऊंगा कि बॉमेंस कैप्सूल में कितने लेयर होते हैं। देखिए यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था, बट इसके हम यहाँ पे हिस्टोलॉजी की भी क्या करेंगे, बात करेंगे कि इसके हिस्टोलॉजी में हमें जो है क्या क्या दिखाई देता है। देखिए मैंने कहा यहाँ पे कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, इसको हम वन मोर टाइम जो है बनाते हैं। मैंने कहा यहाँ पर ये जो हिस्टोलॉजी देखेंगे तो इसमें हम टिश्यू के बारे में देखेंगे, या फिर ये देखेंगे कि इसके लेयर्स जो हैं वो किस प्रकार के जो है टिश्यू से बने होते हैं, या फिर कौन सी सेल्स जो हैं ऐसी पाई जाती हैं इनके लेयर में, इनकी भित्तियों में। यहाँ पे
पे वन मोर टाइम हम ये देखें कि ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम इनलार्ज करने वाले, मैंने कहा सपोज ये कप लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है यही क्या है, बॉमन्स कैप्सूल है। और मैंने कहा अभी आपको कि बॉमन्स कैप्सूल में कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा आर्ट्रियोल होता है, मैंने कहा यहाँ पे अफरेंट आर्ट्रियोल होता है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने अफरेंट आर्ट्रियोल का पार्ट बनाया जिसके माध्यम से ही क्या होता है, ब्लड एंटर करता है। और ये वाला पार्ट जो है इस तरफ राइट हैंड वाला पार्ट जो होता है वो इफेरेंट आर्ट्रियोल का होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर हमने एक आर्ट्रियोल बनाया है और ये आर्ट्रियोल जो है इसे क्या कह दिया हमने, मैंने कहा ये जो आर्ट्रियोल बनाया है ये तो क्या है, ये अफेरेंट आर्ट्रियोल हम कहेंगे। और इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट होता है इस प्रकार के आर्ट्रियोल को क्या कहते हैं, मैंने कहा इस प्रकार के आर्ट्रियोल को हम इफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लेबल कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट के बारे में हमने देखा। यहाँ पर देखिए इस पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं कि ये इसका कौन सा आर्ट्रियोल है, मैंने कहा इसे हम कहते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, अफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। अब ये जो अफरेंट आर्ट्रियोल है इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है हिंदी में क्या, इसे हम कहते हैं अभिवाही धमनिका। क्या कहते हैं इसे कहते हैं अभिवाही, क्या कहते हैं, अभिवाही धमनिका कहा जाता है, ठीक है, अभिवाही धमनिका कहते हैं या फिर अफेरेंट आर्ट्रियोल इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे अफेरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अफेरेंट आर्ट्रियोल के बारे में हमने डिस्कस किया और यहाँ पे ये जो आर्ट्रियोल होते हैं वो क्या है, कुछ एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है या कुछ एक शाखा नुमा जो है या शाखित स्ट्रक्चर होते हैं। और ये शाखा किसके होते हैं, मैंने कहा ये क्या होते हैं, कुछ एक फाइन ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं या फिर ये लिख दिया मैंने इट इज़ अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ये क्या होते हैं कि रीनल आर्टरी जो वृक्कीय धमनी है उसी का क्या होता है, एक फाइन ब्रांच होता है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ मेंशन कर दिया और इसी के माध्यम से, मैंने कहा इसी के माध्यम से यहाँ पर क्या एंटर करता है, मैंने कहा यहाँ पर इसी एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड क्या करता है, एंटर करता है। तो मतलब ब्लड या फिर रक्त प्रवेश कहाँ से करेगा, मैंने कहा इसी एफरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से ब्लड जो है अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस की तरफ क्या करेगा, प्रवेश करता है। अब देखिए यहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये अफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो आगे जा कर के कुछ एक ब्रांचेज या कुछ एक कैपिलरीज के ब्रांचेज में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब ये कैपिलरीज के जो ब्रांचेज होती हैं उसे क्या कहते हैं, हम इसके बारे में अब देखने वाले हैं। मैंने कहा ये जो कैपिलरीज की ब्रांचेज हैं या फिर ये केशिकाओं के जो शाखाएँ होती हैं इसके जो स्तर हैं, मैंने कहा ये इस तरह से जो है 50 टाइप्स के केशिकाओं या फिर कैपिलरीज के ब्रांचेस में क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ये जो ब्रांचेज है इसे क्या कहते हैं, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो हमने इसको लेबल कर दिया कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, मैंने कहा इट इज़ ग्लोमेरुलस। ये क्या है, ये है ग्लोमेरुलस है। अब देखिए ये ग्लोमेरुलस को क्यों हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, मैंने कहा ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको ब्लू मार्क में दिख रहा है इसे हम लेबल करने वाले इस डायग्राम में। मैंने कहा ये कप लाइक स्ट्रक्चर इसका बॉमन्स कैप्सूल है। क्या है ये, मैंने कहा ये जो है इसका कप लाइक स्ट्रक्चर बॉमन्स कैप्सूल होता है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या स्टडी करने वाले हैं कि ये ग्लोमेरुलस और बॉमन्स कैप्सूल दोनों आपस में मिलकर के बना क्या लिए, मैंने कहा ये दोनों आपस में मिलकर के मेलपिगियन बॉडी को क्या कर लिए हैं, फॉर्म कर लिए, जिसे मैंने MB से रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ये भी डिस्कस करना होगा कि ये वाला जो पार्ट है इसका, मैंने कहा ये तो क्या है अफरेंट आर्ट्रियोल, लेकिन इसका जो ये राइट हैंड वाला पार्ट जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है इफेरेंट आर्ट्रियोल। क्या कहते हैं इसे कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। और इसी आर्ट्रियोल के माध्यम से ब्लड क्या हो जाएगा, अब एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो आर्ट्रियोल है, मैंने कहा आर्टीरियोल होता है, ये क्या है,
इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इसे कहते हैं अपवाही धमनिका। क्या कहा जाता है इसे? मैंने कहा इसे कहा जाता है अपवाही धमनिका कहते हैं। और इस धमनिका के माध्यम से जो ब्लड है वो एग्जिट हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लड को क्या कर दिया, मैंने कहा यहाँ पे हमने ब्लड लिखा और लिख दिया ये क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, या फिर ये क्या हो जाते हैं, ये एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन सभी बेसिक पार्ट को 1 बाय 1 क्या कर चुके हैं, हम यहाँ पे लेबल कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये देखने वाला नोटिसेबल पॉइंट है कि मैंने इसके बारे में हालांकि कल भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो पार्ट होता है इसका अफेरेंट आर्ट्रियोल का, ये क्या होता है, इट इज़ अ मोर वाइडर पार्ट। ये क्या होता है, ये वाइडर पार्ट होता है एज कंपेयर टू एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये जो अफेरेंट आर्ट्रियोल होता है ये क्या होता है, वाइडर पार्ट होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि इसका जो डायमीटर होता है, मतलब ये जो हम अगर इसके डायमीटर की बात करें, इसके व्यास की बात करते हैं, तो इसका डायमीटर, इस अफेरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो अभिवाही धमनिका है उसका व्यास अपवाही धमनिका से क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए ये क्या होता है, ये वाइडर पार्ट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और यही अफेरेंट आर्ट्रियोल क्या होता है कि आगे जा कर के यहाँ पे 50 तरह के शाखाओं में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। और इन्हीं 50 शाखाओं को या फिर 50 टाइप के जो ब्रांचेज होते हैं उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी मेंशन करना जरूरी है कि ये जो ग्लोमेरुलस है वो क्या होता है, मैंने कहा ये यहाँ पर 50 ब्रांचेज ऑफ कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं, मैंने कहा ये क्या है, 50 ब्रांचेज होती हैं। किसकी, यहाँ पर हम यहाँ पे कैपिलरीज की ब्रांचेज की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, कैपिलरीज की ब्रांचेज हैं। ठीक है, 1 बाय 1 इन सभी पार्ट को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर बॉमन्स कैप्सूल जो है उसके आउटर पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब आउटर पार्ट या फिर जो आउटर लेयर है का, मैंने कहा ये क्या है, ये जो लेयर मैंने बनाया है, ये कप शेप जो लेयर आपको दिख रहा है इसका शेप क्या होता है, मैंने कहा ये बॉमन्स कैप्सूल जो है इसका शेप क्या है, कप शेप्ड है। क्या है ये, मैंने कहा एक प्याले नुमा या फिर कप शेप होते हैं। और इसका ये जो आउटर जो लेयर आपको दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से हमें जो है स्क्वेमस या फिर कुछ सल्की नुमा कोशिकाओं से बने हुए दिखाई देते हैं। और इन स्क्वेमस टाइप के जो सेल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं हम स्टडी करेंगे। लेकिन पहले इसके जो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसका जो आउटर पार्ट है, इसके सराउंडिंग में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसे हम क्या करने वाले हैं, मेंशन करने वाले हैं। मैंने कहा इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, कुछ एक पेराइटल सेल कह दें, चपटी कोशिका कह दें, या फिर ये स्क्वेमस सेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये जो वॉल है इसे क्या कहेंगे, मैंने कहा ये जो वॉल होता है स्टूडेंट इसे क्या कहते हैं, ये इसका जो है क्या है, ये इसका आउटर वॉल है या फिर इसे कहते हैं पेराइटल वॉल। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है पेराइटल वॉल। और ठीक है, और ये पेराइटल वॉल को और क्या कह सकते हैं, इसे ही कहते हैं आउटर वॉल। ये बाहर की तरफ बॉमन्स कैप्सूल की क्या होती है, भित्ति होती है, बाहरी भित्ति होती है। ठीक है, और ये अगर पेराइटल वॉल या आउटर वॉल कह रहे हैं तो ये पेराइटल वॉल किससे बनी हुई है, मैंने कहा ये जो बॉमन्स कैप्सूल की जो पेराइटल वॉल है या भित्ति है, जो दीवार है, वो किससे बने होते हैं, मैंने कहा ये बने होते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर ये किससे बने होते हैं, ये भी लिख देते हैं। तो ये जिस उपकला ऊतक से बने होते हैं, एपिथेलियम से बने होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये होते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होते हैं। ठीक है, मैंने कहा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से क्या होते हैं, ये निर्मित होते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आउटर वॉल है, पेराइटल वॉल है, जो कि सरल सल की उपकला से निर्मित होते हैं। तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को क्या कहते हैं, सरल सल की प्रकार का उपकला कहते हैं, जिससे बॉमन्स कैप्सूल का पेराइटल वॉल या फिर आउटर वॉल क्या है, बने हुए हैं। अब इसी के हम इनर वॉल की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके इनर वॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर इनर वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसका जो इनर वॉल होता है, मैंने कहा ये इसका इनर वॉल है और इसके इनर वॉल पे कुछ इस तरह के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने कहा इस तरह के यहाँ पे इसके इनर वॉल पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो सेल स्पेशल स्ट्रक्चर में यहाँ प्रेजेंट है उसे हम डिस्कस करते हैं। मैंने कहा ये इसका कौन सा वॉल हो गया, मैंने कहा ये वाला जो अब वॉल है ये इसका कौन सा वॉल है, ये इसका इनर वॉल है। कौन सा वॉल है, मैंने कहा ये इसका इनर वॉल है या फिर
फिर इसी को कहते हैं विसरल वॉल। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है विसरल वॉल कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट डायग्राम हम कौन सा पार्ट का देख रहे हैं, नेफ्रॉन में जो आपको फर्स्ट पार्ट या फिर मेलपिगियन बॉडी वाला पार्ट दिखाई देता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो विसरल वॉल है इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं ये इसका कौन सा वॉल है, मैंने कहा इसका इनर वॉल है। कौन सा वॉल है, ये इसका इनर वॉल है या फिर आंतरिक दीवार है। और इसका जो आंतरिक दीवार है वो किससे बने होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो स्पेशल टाइप के आपको ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सेल्स को क्या कहते हैं, जो कि इसके आंतरिक दीवार पे प्रेजेंट होते हैं, इन सेल्स को कहा जाता है पोडोसाइट। क्या कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इस सेल को क्या बोल रहा हूँ मैंने कहा इस सेल को कहा जाता है पोडोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और ये विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं और इसका शेप आपको इस डायग्राम में कैसा दिख रहा है, मैंने कहा कुछ ये ऐसे इस शेप के यहाँ पे क्या होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसके विसरल वॉल या फिर आंतरिक दीवार पे। और यहाँ पे इसका इनर वॉल किस प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होते हैं ये लिख देते हैं। मैंने कहा ये पोडोसाइट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, मैंने कहा ये पोडोसाइट से बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और बार इन सभी पार्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया है, उसके बाद इस डायग्राम को हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम इसके हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं, मतलब इसके अलग अलग प्रकार के टिश्यू वाले लेयर की बात कर रहे हैं। तो बॉमन्स कैप्सूल के जो 2 लेयर है यहाँ पर, इन दोनों लेयर को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जो पेराइटल वॉल है या फिर जो बाह्य भित्ति है वो सरल सल की उपकला से निर्मित है, जबकि इसकी आंतरिक भित्ति जो है यहाँ पर विसरल वॉल कहते हैं, इनर वॉल कहते हैं, जो कि पोडोसाइट जैसे विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित है। यहाँ पर ये जो अफेरेंट आर्ट्रियोल है ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये फाइन ब्रांच होते हैं किसके, ये रिनल आर्टरी वृक्कीय धमनी के ही क्या है एक शाखा होती है, जिसके माध्यम से ब्लड इसमें क्या करेगा, एंटर करेगा। लेकिन ये ब्लड जिस पर्टिकुलर पाथवे से, मैंने कहा यहाँ पर इसी पाथवे से, इसी मार्ग से यहाँ पर एंटर करते हैं और ये आगे जा कर के कुछ एक ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं और इन्हीं ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कि जो है 50 ब्रांचेस होती हैं कैपिलरीज का। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने कहा ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या है, ये इसका इफेरेंट आर्ट्रियोल होता है, इसे अपवाही धमनिका कहते हैं और यहाँ ब्लड क्या हो गया, आउट हो गया। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा हमने पोडोसाइट की बात कर ली है, पोडोसाइट के अलावा हमें और किसकी यहाँ पे बात करनी है या फिर डिस्कस करना है, कौन सा पॉइंट हमें यहाँ डिस्कस करना है, हम इसकी बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पोडोसाइट तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एक हर पोडोसाइट के बीच में, आपको हर पोडोसाइट के बीच में कुछ एक स्पेस दिख रहा है, या फिर ये कहें कि ये क्या होता है कि हर पोडोसाइट के बीच में कुछ एक छिद्र पाए जाते हैं, कुछ एक पोर पाए जाते हैं, और इसी छिद्र को क्या कहते हैं, मैंने कहा इस छिद्र को जो कि हर पोडोसाइट के बीच में प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं स्लिट पोर्स। क्या कहते हैं इसे स्लिट पोर्स कहते हैं, जो कि यहाँ पे हर पोडोसाइट के क्या होते हैं, बीच में प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन 2 पोडोसाइट प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार के छिद्र। और यहाँ पे और कौन से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं, देखिए यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होगा। देखिए यहाँ पर इसके पोडोसाइट और इसकी जो ये ब्रांचेज है, ग्लोमेरुलस की ब्रांचेज है, इसके बीच में भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होता है, और इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मैंने कहा अब यहाँ पर इसके बीच में जो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, या फिर इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आधारीय झिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसे कुछ एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो भी यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है या फिर पोडोसाइट है, और हर पोडोसाइट के बीच में जो स्लिट पोर पाए जाते हैं, आखिर इनका फंक्शन क्या है, तो मैंने कहा जो भी ब्लड का कंटेंट इस अफेरेंट आर्ट्रियोल से यहाँ पे अंदर आएगा, तो ये ग्लोमेरुलस जो है इसके नीचे ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है या फिर ये पोडोसाइट है, ये छिद्र जो होते हैं वो आपस में मिल करके एक प्रकार के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होते हैं उसी से क्या होता है, उसी से ही ये ब्लड छन कर कहाँ, किस वाले पार्ट में जाते हैं, मैंने कहा यहाँ पर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्लिट पोर पोडोसाइट से निर्मित फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से ये जो ब्लड का कंटेंट है वो छन जाएगा
जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा और छन करके ये किस में आ जाएगा, मैंने कहा ये बॉमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। अब देखिए बॉमन्स कैप्सूल में या फिर इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से केवल ब्लड का वही कंपोनेंट या घटक पास होता है और गुजरता है जिसके बारे में क्या कहा जाता है कि ब्लड में जो भी अत्यधिक अनुभार वाले पदार्थ होते हैं वो यहाँ पे इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से फिल्ट्रेट नहीं होंगे, छनेंगे नहीं, लेकिन जो कम अनुभार वाले पदार्थ होते हैं, जो लेजर मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंसेस होते हैं, वो इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से क्या हो जाते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं और यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, मैंने कहा सपोज यहाँ पे आकर के क्या हो जाएंगे, ये कलेक्ट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो ये जो कंटेंट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा फिल्ट्रेट, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर बात कर रहे हैं ये वाला पार्ट कौन सा है, ये फिल्ट्रेट वाला पार्ट है। हिंदी में इसे कहेंगे ये निस्यंद है। क्या है ये, मैंने कहा निस्यंद है। लेकिन हमने यहाँ पे ए टाइप ऑफ जो है मेम्ब्रेन की बात की है या फिर जिसे हम निस्यंदक झिल्ली या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का टिपिकल डायग्राम भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से लेयर्स या फिर स्तर या संरचनाएं आपस में मिलकर के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को फॉर्म करती हैं, उसका निर्माण करती हैं। देखिए यहाँ पर इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में ये स्टडी करने वाले हैं। यदि मैंने कहा यहाँ पर सपोज ये क्या है, सपोज ये जो है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन को जो है रिप्रेजेंट मैंने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर के द्वारा किया। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा पोडोसाइट्स जैसी कुछ एक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर ये इस तरह से क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरह से पोडोसाइट्स प्रेजेंट है और पोडोसाइट्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, स्लिट पोर प्रेजेंट है। इसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने बताया और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केशिकाओं के स्तर पाए जाते हैं, कैपिलरीज की लेयर पाई जाती है, ठीक है। और अब इसे हम क्या करने वाले हैं, इसे मेंशन करने वाले हैं। देखिए ये जो है ये क्या है, मैंने कहा ये कैपिलरीज की लेयर है। क्या है, मैंने कहा ये कैपिलरीज है या यहाँ पे ये केशिकाओं का स्तर है, कैपिलरीज लेयर है जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को मैंने यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसके बाद जो ये सबसे यहाँ पे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये क्या है, मैंने कहा इसके इनर वॉल विसरल वॉल पे पाए जाने वाले पोडोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि तीनों ही प्रकार के जो स्तर हैं वो आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, मैंने कहा यहाँ पे तीनों प्रकार के जो स्तर होते हैं वो आपस में मिल करके जिस मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिल्ट्रेट या फिर इसे कहेंगे फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए यहाँ से आपसे ये पूछा जाएगा कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को जो है निर्माण करने वाले कौन कौन सी कोशिकाएं हैं या स्तर हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर हम बात करेंगे कैपिलरीज लेयर की, उसके बाद हम बात करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन की और उसके बाद जो है नीचे नीचे जो लेयर होते हैं उसे कहते हैं पोडोसाइट। अब ये तीनों ही प्रकार के स्तर मिलके यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं और यहाँ से जो ब्लड का कंटेंट यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस वाला पार्ट में आता है तो ये जो है इसी झिल्ली के माध्यम से छन करके कहाँ आ जाएंगे, मैंने कहा ये बॉमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। और जो सब्सटेंस यहाँ छन कर नीचे आ जाते हैं बॉमन्स कैप्सूल में, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट जिसे डिस्कस करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए ये जो कैपिलरीज की जो लेयर है ऊपर, इसके ऊपर और इस तरह के कुछ एक ब्रांचेज फॉर्म होती हैं या फिर कुछ एक समूह में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देती है। और अब यहाँ पे कैपिलरी के बाहर अगर इस तरह की कवरिंग या फिर आवरण का निर्माण हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है यहाँ पे फेनेस्ट्री। क्या कहते हैं यहाँ पे, फेनेस्ट्री कहते हैं या फेनेस्ट्रा कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे फेनेस्ट्री का लेयर हो गया है। और ये फेनेस्ट्री जो टर्म है वो किससे संबंधित है, मैंने कहा ये निस्यंदक झिल्ली और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से संबंधित टर्म होता है। तो हमने इस एक डायग्राम में हमने क्या डिस्कस किया कि हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन जो है उसकी औतिकी, उसके टिश्यू के बारे में, उसके अलग अलग स्तर के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। इन सभी पॉइंट जो हैं यहाँ पर, इन सभी पॉइंट को रिमेंबर करना इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक है जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें ये सारे मैकेनिज्म को समझने के लिए इन सभी बेसिक पार्ट को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से ब्लड का कंटेंट जो है इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से क्या होता है, फिल्ट्रेट आउट होता है। देखिए
यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया है, जो कि डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो इसे हम वन मोर टाइम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लीड करेंगे। देखिए इसके हिस्टोलॉजी में मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया कि ये कप शेप मैंने क्या बना दिया, ये कप शेप मैंने यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल बना दिया, कह दिया ये क्या है, ये कप शेप है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक आर्ट्रियोल बनाया, और इस आर्ट्रियोल को क्या कहते हैं, ये जो है इसका रीनल आर्टरी का फाइन ब्रांच होती हैं, या फिर जो है यहाँ पे क्या होती हैं, वेल डेवलप्ड शाखाएं होती हैं, और ये यहाँ से ही क्या होता है, अफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड इसके अंदर जो है वो एंटर करता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो इस प्रकार की जो अभिवाही धमनिका है, इसका व्यास जो है अपवाही धमनिका से ज़्यादा है, ये वाइडर पार्ट कंसीडर किया जाता है। जबकि यहाँ पे इस वाले पार्ट की हम बात करें तो ये क्या है, ये एफेरेंट आर्ट्रियोल होते हैं, अपवाही धमनिका है, और यहाँ से ब्लड आउट होते हैं। इसका व्यास एज कंपेयर टू अफेरेंट आर्ट्रियोल क्या होता है, कम होता है। उसके बाद मैंने कहा कि यही अफेरेंट आर्ट्रियोल जो है आगे जा करके बहुत सारे ब्रांचेस को फॉर्म करती हैं, जैसे हमने कह दिया ग्लोमेरुलस, यहाँ पे 50 ब्रांचेस फॉर्म होती हैं कैपिलरीज की। उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल के 2 टाइप्स के लेयर के बारे में हमने डिस्कस किया। जो यहाँ पे सबसे बाहरी लेयर है उसे कहते हैं बाह्य भित्ति या पेराइटल वॉल, इसे आउटर वॉल कहते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होते हैं। जबकि अगर हम इसके इनर वॉल की बात करें तो इनर वॉल जो है जिसे विसरल वॉल कहा जाता है, ये पोडोसाइट्स नामक कोशिकाओं से निर्मित है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है कि ये ग्लोमेरुलस है, बॉमन्स कैप्सूल है, दोनों मिलकर के मैलपिगियन बॉडी को क्या कर लिए, फॉर्म कर लिए। अब यहाँ पे इसके आंतरिक वॉल पे कुछ इस तरह से जो है स्ट्रक्चर्स या सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन विशिष्टीकृत प्रकार की कोशिकाओं को या स्पेशलाइज्ड सेल को पोडोसाइट्स कहते हैं, जो कुछ इस तरह से शेप में प्रेजेंट होती है। पोडोसाइट और ग्लोमेरुलस की ब्रांचेस के बीच में एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और हर पोडोसाइट के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा हर पोडोसाइट के बीच में यहाँ पे कुछ एक छिद्र जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे स्लिट पोर कहते हैं, ठीक है। और यही पोडोसाइट जो है वो आगे जा करके एक और स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, और इसे क्या कहा जाता है, पेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे पेडिकल कहते हैं। और ये जो तीनों स्ट्रक्चर है कौन कौन सा, मैंने कहा कैपिलरीज लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट, वो आपस में जो है ज्वाइंटली या कंबाइंडली किसका निर्माण करते हैं, मैंने कहा ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसमें भी हमने कैपिलरीज के लेयर के बाहर कुछ एक सेल्स जो हैं वो बंचेस में फॉर्म हो जाती हैं, जो आपस में जुड़ करके कंबाइन होकर के फेनेस्ट्री को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब आगे आने वाले जो भी स्टेटमेंट हम स्टडी करेंगे उसमें हम यहाँ पे इन सभी डायग्राम में जो जो मैंने बातें यहाँ पे मेंशन की है, जो जो फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया है, उसी के बेस्ड जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट है वो हम स्टडी करने वाले हैं रिगार्डिंग द हिस्टोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं इन सभी पॉइंट को डिस्कस करने के बाद इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगेन जो हमने डायग्राम में ये सारी चीज़ें देखी हैं, अब उसको स्टेटमेंट से मैच करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है, अगेन हम हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन को ही देख रहे हैं कि हमने जो जो बातें डायग्राम में डिस्कस किया उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगेन देखिए मैंने यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट जो गिवन है यहाँ पे क्या है, ये कि द वॉल ऑफ बॉमन्स कैप्सूल इज मेड अप विद द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। देखिए क्या दिया हुआ है कि अगर हम बॉमन्स कैप्सूल की बात करते हैं, बॉमन्स संपुट के दीवार की बात करते हैं, इसके वॉल की बात करते हैं, तो ये किससे बने होते हैं, मैंने कहा ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होते हैं। एक प्रकार का टिश्यू है, उपकला है। लेकिन अगर हम इसके इनर वॉल की बात करते हैं तो ये क्या दिया हुआ है कि इट्स इनर वॉल हैज़ द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दैट इज नॉन एज या दैट इज कॉल्ड पोडोसाइट। यही इसी पोडोसाइट के बारे में हमने अभी अभी डायग्राम में भी क्या किया है, स्टडी किया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर ये है कि जो पोडोसाइट की अगर बात करें तो द पोडोसाइट्स हैज़ द फिंगर लाइक प्रोसेसेस आर दैट इज बेसिकली नन एज ए ट्यूबरकल, या फिर इसे कहते हैं पेडिकल, या तो इसे हम कह सकते हैं पेडिकल, या फिर इसे कहते हैं ट्यूबिक्यूली कहते हैं, या फिर पेडिकल कहते हैं। और इस यही क्या होती है कि मैंने जो ये बताया आपको कि सपोज यहाँ पे हम डायग्राम में मेंशन करते हैं कि यहाँ पे कोई एक पोडोसाइट में बनाने वाला हूँ, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये एक पोडोसाइट है, ठीक है। और पोडोसाइट में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है
जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं, इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, पेडिकल कहते हैं। ठीक है, या तो हम इसे पेडिकल कह सकते हैं या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्यूबिकुली कहते हैं। तो ट्यूबिकुली और पेडिकल क्या होते हैं कि ये जो पोडोसाइट्स होते हैं वहाँ पर कुछ एक उंगलीनुमा संरचनाएं प्रवर्ध पाए जाते हैं और इसे हमने पेडिकल कह दिया। अब ये पेडिकल क्या होता है, पेडिकल बाइंड करता है किसके साथ, मैंने कहा ये ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, यहाँ पे ग्लोमेरुलर मतलब ये जो केशिकीय या फिर केशिकीय निस्यंद प्रकार की जो रक्त केशिका होती है, इसके साथ ही ये आगे जाकर के क्या हो जाते हैं, मैंने कहा ये बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके हिस्टोलॉजी में स्टडी करने वाले हैं। ये क्या है कि द नेक ऑफ द नेफ्रॉन, अब नेक वाले पार्ट की बात कर रहे हैं कि द नेक ऑफ द नेफ्रॉन एंड द कलेक्टिंग डक्ट आर मेड अप विद द सिंपल क्यूबोइडियल सिलिएटेड एपिथेलियम। देखिए, अगर यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल के दीवार की बात करें तो वो सल्की प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पेशली नेफ्रॉन के गिरवा वाले भाग या फिर इसके संग्राही नलिका या संग्राही वाहिनी कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट की बात करते हैं तो उसके जो वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं, मैंने कहा ये सरल क्यूबिक मतलब घनाकार जो है, घनाकार और पक्षमाभीय, घनाकार और पक्षमाभीय प्रकार के उपकला से निर्मित होते हैं, जिसे कहते हैं सिंपल क्यूबोइडियल सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जो कि यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्योंकि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ही एटिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस कर लिया है, वहाँ पर हमने जिन जिन पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था उसको हम अगेन स्टेटमेंट में हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। देखिए वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट्स एंटीरियर मतलब नेफ्रॉन का जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, जो उसका अग्रस्त भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, मैंने कहा इट्स एंटीरियर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज मेलपिगियन बॉडी विच इंक्लूड अ कप लाइक बॉमन्स कैप्सूल एंड एज वेल एज अ ग्लोमेरुलस। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, इसके स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है कि ये जो नेफ्रॉन है उसका एंटीरियर पार्ट मतलब जो अग्र वाला भाग होता है, ठीक है, मैंने कहा इसका जो अग्रस्त भाग होता है वो किससे बना होता है, मैंने कहा उसे कहते क्या है, उसे कहते हैं मेलपिगियन काय या मेलपिगियन बॉडी कहते हैं। और अभी हमने देखा कि मेलपिगियन बॉडी किससे बने होते हैं, मैंने कहा ये बॉमन संपुट जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम बॉमन कैप्सूल भी कहते हैं, और ग्लोमेरुलस से बने होते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसके बारे में हमने क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्मॉल हॉल या फिर स्मॉल छोटे छिद्र जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, ये देखते हैं कि स्मॉल हॉल आर प्रेजेंट इन द एंडोथीलियम ऑफ द कैपिलरी दैट इज नोन एज फेनेस्ट्रा। देखिए अभी हमने फेनेस्ट्रा और फेनेस्ट्री वाले पॉइंट भी डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि कुछ इस प्रकार की जो कैपिलरीज की लेयर होती हैं वहाँ पे कुछ एक स्लिट या फिर कुछ एक सेल्स की ब्रांचेज इस तरह से फॉर्म होती हैं और इसे ही क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे ही कहा जाता है फेनेस्ट्रा। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एंडोथीलियम जो पार्ट होता है कैपिलरी का वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से संबंधित टर्म है या शब्द है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट गिवन है कि अप्रोक्सीमेट 50 कैपिलरीज प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलस। यहाँ पे हमने डायग्राम में भी डिस्कस किया कि इससे प्रीवियस डायग्राम जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पर हमने देखा कि जो अफेरेंट आर्ट्रियोल है, अभिवाही प्रकार की जो धमनिका है, वही आगे जा करके 50 प्रकार के शाखाओं में डिवाइड होती हैं जो कि ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। यही यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि लगभग 50 कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती है किसमें, मैंने कहा यहाँ पर ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट होती है। तो इन सभी पॉइंट के बारे में हमने उस डायग्राम में क्या कर लिया है, ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। इसको हम स्टेटमेंट में क्या करने वाले हैं, मैच करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में है, ये दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि द ग्लोमेरुलस इज अ बंच ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। क्या होते हैं, मैंने कहा अगर हम यहाँ पे ग्लोमेरुलस की बात करते हैं तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार के रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा होता है, उसका एक बंच होता है, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, ग्लोमेरुलस एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। इसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं
कि ये जो बंचेज होती हैं वो कैसी होती हैं। मैंने कहा ये बंचेज सपोज यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो ब्रांचेज होती है वो कुछ यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ब्रांचेज होती हैं इसी को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी को ही कहा जाता है ग्लोमेरुलस, और ये इसकी ब्लड कैपिलरीज की ब्रांचेज होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इट रिसीव द ब्लड थ्रू अ अफरेंट आर्ट्रियोल एंड द ब्लड कम्स आउट थ्रू अ इफेरेंट आर्ट्रियोल। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है जिसके बारे में हमने इस डायग्राम में मेंशन किया था कि ये जो कैपिलरीज हैं जिससे यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना हुआ है, इसी कैपिलरी के माध्यम से यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड जो है अफरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से प्रवेश करते हैं। मतलब अफरेंट आर्ट्रियोल उसको क्या करेगा, अंदर आने वाले ब्लड को या फिर उस ब्लड को जो कि यहाँ पे एंटरिंग होते हैं या एंटर शो करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने का वर्क करते हैं। जबकि अगर हम ब्लड के बाहर निकलने की या फिर एलिमिनेशन की बात करते हैं तो ये इफेरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से क्या हो जाते हैं, मैंने कहा ये अपवाही धमनिका के माध्यम से ये जो ब्लड का कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, मैंने कहा बाहर निकल जाता है, एलिमिनेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द डायमीटर ऑफ द अफेरेंट आर्ट्रियोल इज कंपैरेटिवली मोर। देखिए मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर हम अफेरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर की बात करते हैं तो वो इफेरेंट आर्ट्रियोल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्या करते हैं, एंटर होते हैं या फिर जो है प्रवेश करते हैं वहाँ पर, और यही अफेरेंट आर्ट्रियोल जो होता है वो क्या होता है, ब्रॉड पार्ट होता है। जबकि इफेरेंट आर्ट्रियोल इस अफेरेंट आर्ट्रियोल की तुलना में कम चौड़ा भाग होता है या फिर लेस ब्रॉड पार्ट होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट अगेन हम यहाँ पे नेफ्रॉन से संबंधित जो भी पार्ट हमने डायग्राम में स्टडी किया उसे हम बाय स्टेटमेंट स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉमन्स कैप्सूल ओपन्स इनटू अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल जो कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको कहा डायग्राम में कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर बॉमन्स कैप्सूल, इसे बॉमन्स संपुट कहते हैं, वो आगे जाकर के किसमें ओपनिंग को शो करते हैं, मैंने कहा ये समीपस्थ कुंडलित नलिका जिसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, पीसीटी कहा जाता है, उसमें क्या करेगा, जो है प्रवेश करेगा, ओपन होगा, ठीक है। और ये पीसीटी थ्रू अ शॉर्ट एंड स्ट्रेट नेक। अब देखिए यहाँ पर अगर मेलपिगियन बॉडी और पीसीटी के बीच वाले पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर एक शॉर्ट पार्ट नेफ्रॉन का प्रेजेंट होता है, बहुत छोटा भाग पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है नेक, ठीक है। तो यहाँ पे नेक के माध्यम से ही ये जो ब्लड का कंटेंट होता है वो बॉमन्स कैप्सूल से पीसीटी में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये पीसीटी का जो एंटीरियर पार्ट है, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मोर क्वाइल्ड वेयर एज इट्स पोस्टीरियर पार्ट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। ये क्या दिया हुआ है कि ये जो पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका का जो अग्रस्त भाग होता है वो अत्यधिक कुंडलित होता है, मतलब क्वाइलिंग को फॉर्म करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे थे, मतलब जो कि क्वाइल जैसे स्ट्रक्चर थे, तो इसका पश्च भाग जो होता है वो मोर क्वाइल्ड होता है। लेकिन अगर हम इसके जो है एंटीरियर पार्ट की बात करते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, और स्ट्रेट होकर के यही स्ट्रेट पार्ट जो है किस में ओपन होता है, मैंने कहा ये लूप ऑफ हेनले में या फिर LOH में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से ही संबंधित कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि द पीसीटी ओपन्स इनटू अ हेनले लूप। यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं वो किस में ओपनिंग को शो करते हैं, मैंने कहा अब ये हेनले के लूप में, जिसे हम शॉर्ट में LOH डायग्राम में रिप्रेजेंट किए थे, उसमें क्या होता है, यहाँ पे ओपन होते हैं। आप इन सारे डायग्राम को कंपेयर करें जो हमने प्रीवियस डायग्राम, इन सारे स्टेटमेंट को कंपेयर करना है कि जो हमने प्रीवियस डायग्राम स्टडी कर लिया है, सब उसी डायग्राम पे ही क्या है, आधारित हैं, उसी पे बेस्ड हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि पीसीटी ओपनिंग शो करेगा फर्दर LOH में। यहाँ पे LOH या फिर लूप ऑफ हेनले, हेनले के लूप के बारे में क्या स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है, यह है कि द हेनले लूप इज अ U-shaped structure which has a distinct descending limb and the ascending limb। यहाँ पे क्या है कि हमने कुछ इस तरह के जो है यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के बारे में डिस्कस किया था। मैंने इस वाले जो है भुजा को क्या कहा था, अवरोही भुजा, और इस वाले पार्ट को मैंने क्या कहा था, आरोही भुजा। इसका मतलब ये है कि इसका शेप कैसा है, इसका शेप आपको देखने को मिला यहाँ पे U-shaped स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके पास जो 2 टाइप्स के लिम्ब या फिर भुजाएं होती हैं
हैं, उसमें से हमने इसको कहा डिसेंडिंग लिम्ब और इसको बोला असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और यही असेंडिंग लिम्ब आगे जा करके ओपनिंग शो करेंगे किसमें, डीसीटी वाले पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द असेंडिंग लिम्ब, मतलब जो इसकी आरोही भुजा है, ओपन्स इनटू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखिए ये भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी दुरस्थ कुंडलित प्रकार की नलिका कहा जाता है इसे। ये भी क्या है, एक प्रकार के क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम इन सारे पॉइंट को एक और बार स्टडी कर लें। मैंने यहाँ पे बताया हेलने के रूप के बारे में कि इसका शेप कैसा होता है। डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि इसका शेप यू शेप होता है, ये यू आकार के होते हैं या यू आकार की संरचना है। और इसमें दो अलग अलग प्रकार की या स्पष्ट रूप से आपको भुजाएं दिखाई देती हैं। जो फर्स्ट होता है डिसेंडिंग लिम्ब होता है, और ये डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, मैंने कहा पीसीटी इसी डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होते हैं, ओपन होते हैं। जबकि इसका जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो आगे जा करके इसकी जो अवरोही भुजा है वो ओपनिंग शो करते हैं किसमें, नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट, जिसे हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे स्टडी करते हैं, ये दिया हुआ है डिसेंडिंग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज अ क्वाइल डक्ट। ये तो आप जानते हैं कि ये क्या है, क्वाइलिंग शो करता हुआ डक्ट होता है। कि सपोज यहाँ पे ये क्या है, ये असेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब इस तरह से क्या होते हैं, क्वाइल हो जाते हैं। और क्वाइल हो जा करके ये किसमें ओपनिंग शो करते हैं, मैंने कहा ये संग्राही नलिका या कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब्यूल में ओपनिंग को शो करते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मेनी डीसीटी यूनाइट टू फॉर्म अ कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे हमने जो अभी स्टडी किया कि बहुत सारे डीसीटी जो हैं वो कंबाइंड होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। यूनाइट का मतलब होता है आपस में मिल जाना, और वो आपस में मिल करके क्या करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट को फॉर्म करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक स्पेसिफिक पॉइंट प्रोवाइड किया था कि कलेक्टिंग डक्ट जो है सम टाइम इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द ट्रू नेफ्रॉन। एक सत्य प्रकार के नेफ्रॉन की बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट उसका पार्ट नहीं होता है। हालांकि हम सम टाइम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को मान सकते हैं, बट संग्राही वाहिनी कलेक्टिंग डक्ट को पार्ट नहीं समझा जाता है। अब देखिए इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या प्रोवाइडेड है कि द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ वन पिरामिड यूनाइट टू फॉर्म अ डक्ट ऑफ बेलेनी। और ये स्पेशल पॉइंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। स्टार मार्क क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम किसकी बात करें, इसी कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, वो भी किसी एक सिंगल पिरामिड की, तो यहाँ पे किसी भी वन पिरामिड जो कि एक क्या होते हैं, कॉनिक शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके बारे में हमने किडनी के जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में, उसके अनुदैर्घ्य काट के बारे में स्टडी किया था, वहाँ पर मैंने आपको पिरामिड के बारे में बताया था। तो किसी भी एक पिरामिड का जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और यूनाइट होकर के आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, एक विशेष प्रकार के डक्ट का निर्माण करते हैं, जिसे जो है क्या कहते हैं, एक विशेष प्रकार के वाहिनी को फॉर्म करते हैं, जिसे डक्ट ऑफ बेलेनी कहा जाता है। अब देखिए ये जो डक्ट ऑफ बेलेनी होता है इसके बारे में यहाँ पे क्या पॉइंट गिवन है, मैंने कहा डक्ट ऑफ बेलेनी लीड इनटू द पेल्विस पार्ट। अब ये डक्ट ऑफ बेलेनी ही आगे जा करके कौन से पार्ट में जो है ओपन हो जाते हैं, मैंने कहा ये जो है रिनल पेल्विस, जो कि रिनल मेडुला का सेंट्रल पार्ट, उसका केंद्रीय भाग समझा जाता है, इसमें क्या हो जाते हैं, ओपनिंग को शो करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डक्ट ऑफ बेलेनी लीड इनटू द पेल्विस पार्ट, रिनल पेल्विस पार्ट में क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने एक कंप्लीट स्टेटमेंट के बारे में देखा कि यहाँ पे आप ये जो है रिकॉल कर पा रहे होंगे कि हमने जो भी डायग्राम स्टडी किया उसी डायग्राम के ऊपर ये सारे स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं। विदाउट स्टडिंग द डायग्राम दिस ऑल स्टेटमेंट आर वेरी कॉम्प्लेक्स, इसीलिए पहले डायग्राम, उसके हर एक पार्ट को कहाँ कहाँ लेबल करना है, उसके फंक्शंस, उसको इंटर रिलेट करना आपको आना चाहिए, ताकि ये सारे पॉइंट को आप क्या कर पाएँ, अपने फिंगर टिप्स पे लर्न कर पाएँ। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इट इज़ अबाउट विच पर्टिकुलर पार्ट, मैंने कहा ये भी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से ही संबंधित सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि if I talk about the Malpighian body, right? The Malpighian body and a part of the PCT, DCT are situated into the cortex. मैंने जब आपको किडनी का डायग्राम प्रोवाइड किया था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का, तो इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपने 2 पार्ट्स के बारे में स्टडी किया था। मैंने कहा था आपको कि इंटरनल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कैन बी स्टडीड अंडर 2 पार्ट्स। जो हमने फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था दैट वाज अबाउट द कॉर्टेक्स, और नेक्स्ट पार्ट देखा था हमने दैट वाज अबाउट द
मेडुला पार्ट, इफ आई स्पेशली टॉक अबाउट द कॉर्टेक्स पार्ट, तो कॉर्टेक्स पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स या फिर स्ट्रक्चर दैट बिलोंग टू द नेफ्रॉन, दैट इज ए पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, इसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसके वल्कूट वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि अगर हम नेफ्रॉन के किस भाग की बात करें, अगर हम नेफ्रॉन के मेलपिगियन बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, तो नेफ्रॉन में पाया जाने वाला ये जो मेलपिगियन बॉडी है, मेलपिगियन बॉडी के साथ साथ यहाँ पे हम पीसीटी वाले पार्ट की बात करते हैं और साथ साथ यहाँ पे डीसीटी, मेलपिगियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी किडनी के कौन से वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये रिनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे किडनी के मेडुला वाले पार्ट में नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइडेड है इसी के बारे में, मैंने कहा हेनले के लूप की बात करते हैं, LOH की बात करते हैं, लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं, एज वेल एज हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करेंगे या संग्राही नलिका की बात करेंगे। तो ये जो है किडनी के कौन से वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये अब रिनल मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, मतलब मध्यांश प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि मैंने कहा कि कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या प्रेजेंट होता है और मेडुला वाले भाग में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, इफ आई स्पेशली talk about the efferent arteriole, तो the efferent arteriole forms a peritubular capillary network around the PCT, और इसी peritubular network को आगे जाकर के हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वासा रेक्टा, क्या कहेंगे, वासा रेक्टा कहेंगे। अब देखिए इसके फॉर्मेशन को यहाँ पे एक लाइन डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, आप जानते हैं कि इसे कहते हैं हिंदी में अपवाही धमनिका, और इसी इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड क्या हो जाते हैं, एग्जिट होते हैं, मतलब ब्लड क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अगर इसी आर्ट्रियोल के माध्यम से ब्लड बाहर निकल रहा है तो ये सपोज मैंने क्या कहा कि ये हमारे पास जो है बॉमन्स कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कुछ एक आर्ट्रियोल इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो आर्ट्रियोल है इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल जो है स्टूडेंट यहाँ पर आगे जा करके पीसीटी वाले पार्ट के सराउंडिंग में क्या होते हैं, कुछ एक इस तरह से नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, और ये नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर ही यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि इसी नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से ब्लड में वो सभी प्रकार के पदार्थ जो कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से छनते नहीं हैं, फिल्ट्रेट नहीं होते हैं, वो आगे इसी इफरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे, और ये बाहर निकलते हुए पदार्थ जो होते हैं इसी पेरीट्यूबुलर डक्ट के माध्यम से क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं, और ये पीसीटी के अराउंड जो है एक नेटवर्क जैसे कुछ एक जालनुमा स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, और पीसीटी के बाहर और डीसीटी के बाहर ये बनने वाले जो जाल होते हैं इसे ही क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है डीसीटी, पीसीटी एंड एज वेल एज द लूप ऑफ हेनले, इन सभी के जो चारों तरफ पाए जाने वाले ये जो जाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसे वासा रेक्टा कहते हैं। The capillaries of the vasa recta join to form venules which finally open into the renal vein। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक तो हम कहते हैं वेन्स होती हैं और एक स्ट्रक्चर है वेन्यूल। तो यहाँ पे वेन्यूल जो है इसकी स्मॉल यूनिट आप कंसिडर कर सकते हैं वेन्स की, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि ये वेन्स की सिराओं की छोटी इकाई है। यहाँ पे पॉइंट गिवन है कि द कैपिलरीज ऑफ द वासा रेक्टा जो कि एक जालनुमा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है पीसीटी, एलओएच और डीसीटी के चारों तरफ उसके सराउंडिंग में। तो इसी वासा रेक्टा के बारे में दिया हुआ है कि ये वासा रेक्टा आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, मैंने कहा यहाँ पे ये वेन्यूल का निर्माण करते हैं, और यही वेन्यूल आगे जा करके किस में ओपन हो जाते हैं, किस स्ट्रक्चर में ओपनिंग को शो करते हैं, मैंने कहा ये रिनल वेन में क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। रिनल वेन को क्या कहते हैं, इसे वृक्कीय सिराएं कहा जाता है, ठीक है। हमने ये सारे पॉइंट जो हैं क्या किए हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टडी किए हैं। इसी पॉइंट को हम लास्ट सेगमेंट में स्टडी करने वाले हैं। ये भी पॉइंट हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, ये अगेन यहाँ पे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से संबंधित स्पेशल पॉइंट ही है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन है कि पीसीटी इज मेड अप ऑफ द सिंपल क्यूबॉइडियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये जो पीसीटी है, अगर यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है,
उसके वॉल, उसका जो दीवार है वो किस प्रकार के एपिथेलियम या उपकला से निर्मित होते हैं? तो ये आंसर होगा कि ये सरल सल्की, मैंने कहा सरल घनीय घनाकार, सल्की नहीं बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे स्क्वेमस नहीं है, यहाँ पे क्यूबोइडियल है, तो हम कहेंगे यहाँ पे सिंपल क्यूब लाइक या फिर घन के समान ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम से क्या होते हैं? बने होते हैं। ये जो क्यूबोइडियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, इसके बारे में जब हम 11th NCERT की बात करते हैं तो एक चैप्टर स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी का, या फिर हम ये बात करते हैं एनिमल टिश्यू का, तो उसी जंतु ऊतक वाले चैप्टर में हमें इन सभी पॉइंट के बारे में क्या करना होता है? स्टडी करना होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे PCT की बात कर रहे हैं तो PCT किससे बना है? हमने ये पढ़ा। अब हम ये स्टडी करने वाले हैं कि इट हैज़ ब्रश बॉर्डर ऑफ द माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई के बारे में आप ऑलरेडी ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी कर चुके हैं। मैंने कहा ये जो माइक्रोविलाई है इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सूक्ष्मांकुर। क्या कहते हैं इसे? इसे सूक्ष्मांकुर कहते हैं। और इट हैज़ द ब्रश बॉर्डर ऑफ द माइक्रोविलाई। इसका मतलब ये है कि इसी PCT वाले भाग में क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। लेकिन जब इसी के बारे में हम DCT में स्टडी करते हैं तो वहाँ पे DCT वाले पार्ट में ये माइक्रोविलाई या सूक्ष्मविलाई जो है सूक्ष्मांकुर जो होते हैं वो पाए नहीं जाते हैं। लेकिन ये माइक्रोविलाई यहाँ भी कौन सा कार्य करेंगे? आपको पता है हमने ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी माइक्रोविलाई के बारे में देखा था कि ये जो अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल होते हैं, सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन प्रोसेस, उसको क्या करते हैं? उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करें कि ये क्या करने वाले हैं, ये माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है। मैंने कहा अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन, तो यहाँ पे सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन की बात करते हैं। सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन मतलब अवशोषण के लिए जो सतही क्षेत्रफल होते हैं उसको क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं। और सतही क्षेत्रफल को इंक्रीज करके ये यहाँ पर अवशोषण के लिए क्या होता है? जब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन फॉर्मेशन में जो यहाँ पे पराग निस्यंदन के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है दैट इज सेलेक्टिवली या फिर सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, पुनः अवशोषण की बात करेंगे तो उसमें PCT के बाहर पाए जाने वाले ये जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या फिंगर लाइक उंगलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, इट इज़ अबाउट द हेनले लूप। क्या है ये? यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि द हेनले लूप इज मेड अप विद द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें? LOH की बात करते हैं तो LOH का जो वॉल है उसका जो दीवार है वो किससे बना हुआ होता है? मैंने कहा LOH का जो वॉल है, लूप ऑफ हेनले का जो वॉल है वो सरल प्रकार के सल्की उपकला से क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि DCT इज मेड अप ऑफ द, यहाँ पे अलग अलग पार्ट के बारे में बताया हुआ है, किसका कंपोजिशन क्या है, वो किस प्रकार के ऊतकों के द्वारा निर्मित है। तभी हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन को स्टडी कर रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ द सिंपल क्यूबोइडियल एपिथेलियम। ये बिल्कुल सिंपल क्यूबोइडियल एपिथेलियम, सिंपल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम किसी ब्रश बॉर्डर युक्त एपिथेलियम या उपकला की बात नहीं कर रहे हैं। ये किससे बने हुए हैं? मैंने कहा ये DCT जो है वो बने हुए हैं सरल घनाकार प्रकार के उपकला से। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर माइक्रोविलाई की बात करेंगे तो माइक्रोविलाई जो है PCT में प्रेजेंट होगा, लेकिन इट इज़ ऑलवेज absent in the which part? absent in the DCT part। DCT में सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस DCT वाले पार्ट का सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में योगदान, उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा? नहीं देखने को मिलेगा। ओनली यहाँ पे PCT वाला पार्ट जो है वो क्या करेगा? अवशोषण करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे DCT वाले पार्ट के एब्सॉर्प्शन में बात करते हैं तो होता तो है कुछ प्रकार के आयंस की हम बात करें, जैसे अमोनियम आयन है या सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इन सभी का पुनः अवशोषण देखा जाता है लेकिन बहुत कम देखा जाता है। यहाँ पे एब्सॉर्प्शन का रेट, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अगर एब्सॉर्प्शन के रेट की बात करते हैं, अवशोषण की दर की बात करते हैं, तो अवशोषण का जो दर है वो PCT में क्या होता है? ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द DCT। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे दैट विल अबाउट द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन जो है किस आधार पे हम नेफ्रॉन के अलग अलग प्रकार को डिस्कस करेंगे
उसका बेस, उसका क्राइटेरिया हम यहीं पर इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बताऊंगा। एक हम पढ़ेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, मतलब नेफ्रॉन का वो पार्ट जो कि इसके कॉर्टेक्स वाले भाग में प्रेजेंट होता है। और हम सेकेंड टाइप के नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं, दैट विल अबाउट, वो किसके बारे में होगा, उसे कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या होता है? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, जो कि उसके किडनी के मेडुला वाले पार्ट में, उसके मध्यांश वाले भाग में पाए जाते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो इसके कॉर्टेक्स वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नेफ्रॉन है उसका क्लासिफिकेशन का बेस क्या होता है, देखिए यहाँ पर है कि नेफ्रॉन को हम वर्गीकरण कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किसके आधार पे? मैंने कहा यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसको संरचना के आधार पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरी में। साथ साथ पोजीशन इन द किडनी एंड साइज ऑफ द हेनले लूप ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। हम ये देखेंगे कि साइज ऑफ हेनले लूप जो है कितना मेडुला वाले भाग में धसा हुआ है या पाया जाता है, इसके आधार पर उसके पोजीशन किडनी में कहाँ है, इसके आधार पर, साथ साथ ये जो नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये तीनों बेसिक जो है हमारा क्राइटेरिया है, जिसके आधार पर हम नेफ्रॉन के 2 टाइप्स के बारे में इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। फर्स्ट होगा, अगेन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और सेकेंड क्या होगा, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम यहाँ पे नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, साथ साथ हम उन सभी प्रकार के डिसऑर्डर और डिजीज की बात करेंगे जो कि मानव के एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में ही, नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि क्या होता है कि हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को भी क्या करेंगे डिटेल में, विद द लोड्स ऑफ कंसेप्ट एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, हम उसे भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।